हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं और आलोक सर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी या मार्केट में क्या होने वाला है, ये सारा डिस्कशन होगा। ये पहली मीटिंग है। आगे से आप लोग भी इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर लाइव आ सकते हैं हम लोगों के साथ, अपने क्वेश्चन जो भी शेयर्स में आपके डाउट है वो सारा पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे पहले निफ्टी से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है निफ्टी में। मार्केट समझ में नहीं आ रही कि मार्केट किधर जाएगी, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे आलोक सर का कि क्या लगता है, जो समय ट्रेंडिंग लाइन जो बता रही हैं, तो मार्केट का क्या बिहेवियर रहेगा। जैसे कि अगर गिफ्ट निफ्टी भी देखी जाए रिसेंटली, तो कल यूएसए की मार्केट डाउन हुई है और गिफ्ट निफ्टी भी बहुत 100 पॉइंट एटलीस्ट अभी माइनस में दिखा रहा है। तो लास्ट के 2 दिन तो देखो ग्रीन में थे और बहुत अच्छा ऐसा लग रहा था कि अब ये ऊपर ही चला जाएगा। और इवन अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैंने अपनी पोजीशन तक कट कर दी थी क्योंकि मेरी पोजीशन बनी थी डाउन साइड की। बट जो कैंडल बता रहे हैं, जो टेक्निकल्स बता रहे हैं, कहीं से भी आपको ये दो कैंडल देखकर नहीं लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर नहीं जानी चाहिए। सो हमने अपनी पोजीशन कट कर दी थी। बट गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है प्रॉपर कि जो मंडे की ओपनिंग होने वाली है वो डाउन साइड होने वाली है, 50 से 100 पॉइंट नीचे ओपनिंग होने वाली है। सो चलिए इसमें लेते हैं पहले आलोक सर का पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी क्या एनालिसिस बोल रही है कि निफ्टी अगले वीक कैसे परफॉर्म करेगी और ये कब तक एक जोन में रहने की उम्मीद है, क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं, ग्लोबल सेंटीमेंट, ये सारी बातें करते हैं। सो ठीक है सर, आलोक सर इसको जरा देखिए, बताइएगा। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आपने ऐसी श्रृंखला शुरू की है, ऐसी सीरीज शुरू की है, जिसमें ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते थे हम लोगों के पास में, जिसमें लोग पूछते थे कि सर आपका क्या प्लान है और आगे क्या व्यू आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है, जिसमें हम और भी अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है और उसका निफ्टी पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और आगे आने वाले समय में हम निफ्टी को कहाँ तक देख पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे, और भी कुछ अदर जो सब्जेक्ट्स हैं इसी से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए सर, आपने जैसा बोला है कि ग्लोबल एवेन्यूज का बहुत असर पड़ रहा है इस समय, हम्म। तो सबसे पहले तो मैं निफ्टी के ओवरव्यू की बात कर लेता हूँ। हम्म। जी। ये निफ्टी का जो चार्ट है जो हम देख पा रहे हैं सर, इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई खड़ा हुआ है, ऑल टाइम हाई पे। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। हम्म। यहाँ पे अगर आप देखें कि हम पिछले 3 3 6 2 8 7 8 ट्रेडिंग सेशंस की अगर मैं बात करूँ, खासकर ये जो मैं ज़ूम आउट कर रहा हूँ, ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे अगर मैं ये बात करूँ कि ये 7 8 ट्रेडिंग सेशन से क्या हो रहा है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे 7 8 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी एक रेंज बाउंड है, मतलब इनडिसिसिव हम इसको कहेंगे कि डिसीजन नहीं कर पा रहा है। हम्म। और डिसीजन, सारी चीजें पॉजिटिव होने के बाद भी डिसीजन नहीं कर पा रहा है। आप जीएसटी का रेट कट देख लीजिए, उसके बाद भी मार्केट को इम्पल्स नहीं मिला। इवन जीडीपी का डेटा बहुत अच्छा आया, आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की डेटा बहुत अच्छा आया, उसके बावजूद भी इम्पीटस अच्छा नहीं मिल पा रहा निफ्टी को। तो निफ्टी किस चीज को वेट कर रहा है, किसी चीज के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो ऑनगोइंग ट्रेड टॉक्स चल रही हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, तो उसको लेके शायद मार्केट कुछ अभी कंफ्यूजन में है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप खासकर अगर ये पिछले वीक की कैंडल देखेंगे तो ये एक हैमर्ड कैंडल बनी हुई है। हम्म। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो लास्ट वीक की कैंडल है सर। हम्म। हालांकि बनी तो रेड में ही है, बट हमें ये कैंडल दिखा रही है कि हाँ, अभी जो बायर्स का सेंटीमेंट है वो है। आप इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, ये वाली जो कैंडल है, हाँ हाँ, लास्ट तो वाला। यहाँ पर हमें ये दिखा रही है कि बायर्स का सेंटीमेंट है। और ये नीचे आप लास्ट की जो दो कैंडल्स हैं दोनों को देखेंगे कि निफ्टी नीचे तो आ रहा है, बट ऊपर भी कहीं ना कहीं नीचे जाने से वो मना कर रहा है। हम्म। तो ऐसी कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, खासकर जिन्होंने एक बड़ी होल्डिंग बना रखी है निफ्टी में, तो उन्हें अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है और निफ्टी पॉज ले रहा है। और अगर निफ्टी कहीं पे पॉज ले रहा है तो पॉज ले रहा है, आप ये देखिए, इसको हम एक ब्रेकआउट कंसीडर भी नहीं कर सकते। ब्रेकआउट हम तब तक नहीं कंसीडर कर सकते जब से ये नीचे के वॉल्यूम आप देख रहे होंगे। यहाँ पे एक कैंडल ब्रेकआउट देती तो है, लेकिन क्लोज आउट नहीं करती है। तो यहाँ पर जिन लोगों के पास निफ्टी में बहुत बड़ी होल्डिंग है, या निफ्टी के स्टॉक्स में होल्डिंग जिन्होंने कर रखी है, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा और वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर इन्वेस्टर्स को इसमें क्या करना चाहिए या ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, तो अभी का जो मार्केट चल रहा है सर, तो उसमें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को वेट एंड वॉच करना चाहिए।
क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, अगर यहाँ से निकलेगा तो बहुत तेजी से अपवर्ड का मोमेंटम बनाएगा, अगर नीचे गिरेगा तो बहुत तेजी से सेलिंग आएगी। तो ऐसे फिलहाल में अगर इंडेक्सेस से यहाँ भी से लग रहा निफ्टी है, गिरता ये है फिक्स तो नहीं कम हो से रहा है, कम। इंडेक्सेस से भी ये लग रहा है कि जी जी। अभी जब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगा तो ट्रेड अभी बहुत कोशिश होकर ही करना पड़ेगा, ट्रेड ऐसे कर नहीं सकते हम लोग। और इस वजह से ही मेरे लास्ट 1 मंथ से कुछ खास ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। जी जी। इवन स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाती फिर नीचे आ जाती, नीचे जाती फिर जी ऊपर आ जाती है, थोड़ी ये प्रॉब्लम कर रही है निफ्टी। कुछ शेयर डिस्कस करते हैं, कुछ स्पेशली कुछ लास्ट हमने वीक खरीदे में कुछ शेयर, और ये फ्यूचर ग्रोथ के शेयर है। जी। एक तो केन्स हो गया, दूसरा डिक्सन हो गया और तीसरा सीजी पावर। ये तीनों मतलब जी ऐसे शेयर हैं जो बहुत ज्यादा तेजी से भागते हैं और तेजी से नीचे आते हैं, तो तीनों पे डिस्कशन करते हैं। जी। जी क्या जी। विचार है इस पर, केन्स पर आपका क्या व्यू लग रहा है? जी जी। लास्ट वीक जो कंपनी के हम्म, आई है फाइनेंशियल, वो तो काफी गड़बड़ हो गई, इस वजह से बिल्कुल गिर गई मार्केट, केन्स गिर गया एकदम से। जी क्या लग रहा है आपको, जी अभी सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या अभी और जी। वेट करना चाहिए खरीदने के लिए? जी जी, 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 बहुत सही क्वेश्चन आपने किया है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं कि सर इसमें क्या करना चाहिए? देखिए इसमें 2 या 3 चीज़ें मैं आपको हाइलाइट करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, तब से स्टॉक ने तकरीबन 11-12 गुना पैसे बना के दिए थे और आज की डेट में अगर हम देखें तो 6 गुना पैसे आज की डेट में भी बन के सामने आ रहे हैं। हम्म। अब रही यहाँ पे कॉशियस रहने की बात, हम पहले देख लें कि टेक्निकल हमें क्या कह रहा है, उसके बाद हम जाएँगे इसके फंडामेंटल एस्पेक्ट पे भी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा कॉशियस रहना तो बनता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसने डबल टॉप लिया है, तो थोड़ा-सा तो कॉशियस रहना बनता है, बट इसमें मुझे कहीं न कहीं फंडामेंटल्स से ज़्यादा मैनिपुलेशन नज़र आ रहा है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ही जैसे मोतीलाल ओसवाल हैं या और भी जो और भी जो ब्रोकर्स हैं, हम्म। उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा था और कोई एक इन्वेस्टर कह रहा है नहीं ऐसा था, कोई दूसरा इन्वेस्टर कह रहा है ऐसा है, तो इस वजह से अगर मैं डेली चार्ट पे जाकर दिखाऊँ आपको, तो एक दिन ये ऊपर जाता है, एक दिन नीचे जाता है। हम्म। आप जैसे ये देखिए, तो कह यहाँ सकते पर हैं यहाँ पर अगर हम बेस देखें तो बनाने की भी कोशिश टेक्निकली कर रहा है, अब यही चार ये हजार एक ये बेस बॉक्स में जैसा आ बन गया रहा है, है। ग्रीन है। जी, जी, यहाँ पर एक बॉक्स में एक बेस जैसा फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम देखें कि 3800 के नीचे निकलता है तो फिर थोड़ी-सी और गिरावट हो जाएगी। हम्म। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं इसके नीचे ऐसे संभावना तो बनी है, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसके नीचे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। ऐसा तो इसलिए मतलब कह सकते हैं कि एक क्योंकि एंट्री बना इसके सकते जो हैं यहाँ फंडा पर, उसके बाद इन केस नीचे जाता है तो फिर उसके बाद एवरेज कर लिया जाएगा। जी, 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 इसमें यही मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एंट्री हम बना सकते हैं, लेकिन हमें सारा पैसा यहीं पे नहीं लगा देना चाहिए। थोड़ा-सा पैसा एवरेज करने के लिए हमें नीचे भी रखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन है। अगर फंडामेंटली हम देखें कि स्टॉक में फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, तो फंडामेंटल स्टॉक के स्ट्रॉन्ग है। हम्म। जैसे मैं अगर फंडामेंटल्स की बात करूँ तो ये देखिए, फंडामेंटल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो पी है वो 75 पे ट्रेड कर रहा है, 130 पे ट्रेड कर रहा था, तो ऑलमोस्ट 50% इसकी वैल्यूएशन गिर गई है। ठीक हम्म। है, केन्स टेक्नोलॉजी की। और अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूँ तो प्रोमोटर्स होल्डिंग भी कहीं न कहीं देखिए आप सितंबर क्वार्टर में और अलग-अलग क्वार्टर में अनचेंज रही है। और जो कंपनी में दिक्कत आई है, जो मोतीलाल ओसवाल ने जिस दिक्कत को उठाया है, हम्म। उसमें ये कहा गया था कि आपने कुछ प्रोविज़न्स थे जिनको अकाउंट में शो नहीं किया है। हम्म। उस पर कंपनी ने जो क्लैरिफ़ाई किया है, कंपनी ने ये क्लैरिफ़ाई किया है कि भाई प्रोविज़न्स हाँ ठीक है, हमने कुछ प्रोविज़न्स नहीं दिखाए हैं, बट वो रिडंडेंट थे, मतलब इतने ज़रूरी नहीं थे, इसलिए हमने उनको नहीं दिखाया है। और उसके बाद कंपनी ने बोला है कि ये नहीं कहा कि मैं इसे रेक्टिफ़ाई कर लूँगा। कंपनी ने कहा है ठीक है, अगर उसमें ऐसी समस्या है इन्वेस्टर्स को तो अगले आने वाले क्वार्टर्स में जब हम निकालेंगे तो उसको भी शो करते हुए निकालेंगे। ठीक है? तो एक तरफ कंपनी ने ये माना है कि नहीं भाई हमने ऐसा किया है, लेकिन वो कह रही है कि इससे कोई बड़ा समस्या नहीं है कंपनी के बैलेंस शीट पे और आगे आने वाले जब भी जो भी हमारे क्वार्टरली रिज़ल्ट्स होंगे उसमें हम इसको दिखाएँगे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक बहुत सेफ एंट्री कर सकते हैं, थोड़े से अमाउंट के साथ इतना अमाउंट रखें कि अगर नहीं, नीचे जैसे जाए तो इसमें एवरेज कर हमने एक सकें। एंट्री बना बाकी अगर लेते हैं हम अभी, टेक्निकल की बात करें तो एक हमने सर ये पूछ रहा है, अगर जी, एक इसमें एंट्री अभी बना लेते हैं एक तो फिर फर्स्ट टारगेट क्या रखना चाहिए, इसको जी। पूरा लॉन्ग टर्म के लिए बेट ली जाए या फर्स्ट टारगेट और एग्जिट स्विंग ट्रेडिंग की जाए इसमें? अगर फर्स्ट टारगेट स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर इस समय बनाते हैं और हम्म। आप मुझसे पूछें कि नहीं फर्स्ट टारगेट हमारा किस लेवल के आस-पास होगा, तो मेरा फर्स्ट टारगेट अगर हम इस लेवल पे बनाते हैं तो लगभग ₹1000 के आस-पास होगा, यानी 5200-5300 के आस-पास हमारा
पहला टारगेट होना चाहिए। बट जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको बोलूंगा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये उन चुनी हुई कंपनियों में से है जो सेमीकंडक्टर में काम कर रही है। और हम्म। आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर के बिना अधूरी है। सेमीकंडक्टर हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, इन सब के बिना अधूरी है। तो ये अपकमिंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए बस। इसको हाई वैल्यूएशन भी मिला हुआ है। हम्म। और अगर वैसे हम जो लास्ट चार्ट में वीक दिख की रहा है टाइम, टारगेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने फर्स्ट टारगेट करीब 5200 5300 के करीब दे रहे हैं, और उसका सेकंड टारगेट अगर देखा जाए तो करीब वो 6400 के आसपास पहुंच रहा है, और थर्ड टारगेट तो फिर ऑल टाइम हाई है 7600 या 8000 आप कह सकते हम हैं। देखें तो वो भी एक हैमर, जी जी जी, हाँ। जी जी। इसमें एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये फर्स्ट टारगेट अपना मतलब ब्रेकआउट दे देता है, हम्म। फर्स्ट टारगेट को क्लियर करके ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस, 90% चांसेस हैं कि वो वापस से अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा। सीधा ऑल टाइम हाई बीच में आपको नहीं लग रहा है 6400 में ये एक बार ये, फिर स्टॉप लेगा? जी मुझे, नहीं नहीं बिल्कुल जाएगा वहां पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेजिस्टेंस वन को अपने निकालता है हाँ। और निकालने के बाद रेजिस्टेंस टू से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, मतलब वापस से अपने बॉटम पे आ जाए, तो इसकी संभावना कम लगती है। रेजिस्टेंस वन से अगर निकलता है 63 6400 पे, बिल्कुल थोड़ा सा पॉज लेगा, हम्म। लेकिन वहां से नीचे गिरेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है, और ये ऊपर ही निकलेगा। चलिए, ठीक है सर। तो ये होगा केन्स का। कुछ डिक्सन के बारे में बताइए। वो भी बहुत 18,000 से सीधा 13,000 पर आ गया, इवन जी 12,000 जी, तक पहुंच गया था। डिक्सन के, जी डिक्सन के बारे में बताता हूँ। डिक्सन पे भी बात करनी है, क्योंकि डिक्सन में अभी मैंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक भी अपने बेस पे सेम केस जैसा ही है, हाँ। इसमें भी कि इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी स्टॉक अपने बेस पे आया था। शायद इवन हम हमने लोगों भी ने लास्ट वीक में वीडियो इसमें में एंट्री बात बनाई। की थी, केन्स और चर्चा डिक्सन की थी दोनों में इस हमने चीज के लास्ट वीक लिए। में एंट्री बनाई है। जी जी, मेरी एंट्री लगभग 12,400 के आसपास है, आपकी भी शायद उतने पे ही है। हाँ, मेरी तो भी ये स्टॉक 12,500 अच्छा के है, आसपास की मतलब एंट्री ये बनी भी है अगर अभी आप देखें तो। लेटेस्ट। जी जी, एआई टेक्नोलॉजीज के आसपास इसने जो है बनाया है, एआई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है, काफी इन्वेस्ट कर रही कंपनी। और ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंपनीज है सर, जिन्होंने नीचे से जब शुरुआत की थी चलने की, आप देखिए तो कोई बहुत बड़ा मेजर फॉल आया नहीं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन इनको मिलना चाहिए। हम्म। ठीक है, आप देखिए इस कंपनी ने लगभग 5.5 गुने पैसे कर दिए थे। हम्म। अब ये जो फेज जा रहा है, ये कंसोलिडेशन का फेज जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक अच्छा मौका है इसमें एक्वायर करने का, इसमें होल्डिंग बढ़ाने का, क्योंकि हम्म। ऑल टाइम बेस पे अपने अपने बेस पे आ चुका है, और लगभग ऊपर से 30% की गिरावट के साथ भी मौजूद है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी एंट्री देखनी चाहिए, और इसमें थोड़े से पैसे डिप्लॉय करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी अच्छा है। चलिए, लेट्स से अभी मतलब एंट्री इसको कर भी लिया तो देखा जा इसमें क्या लग सकता रहा है। है कि इसको पूरा और ऑल अगर टाइम थोड़ा हाई सा के लिए नीचे होल्ड किया आता है, जाए 1800 के लिए, या उसके बीच में कहीं एक कहीं एग्जिट लिया जाए? जी मुझे लग रहा है कि इसमें ऊपर का टारगेट में भी 18,000 के करीब देख रहा हूँ। वो तो सीधा ऑल टाइम हाई हो गया, उसके बीच में अट्ठारह कोई हजार आप के कहीं करीब सेलिंग इसमें नहीं ना ऊपर करेंगे? का टारगेट। हाँ सीधा मुझे, अच्छा, इसके बीच नहीं में ये नहीं, अगर करीब उसके पंद्रह बीच में हजार मुझे चार सेलिंग सौ करना है पंद्रह तो जी हजार पाँच सौ पंद्रह के बीच हजार में भी पंद्रह कुछ हजार दिख रहा सौ है के आसपास रेजिस्टेंस। का है। जी जी, वो 1500 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, मैं वहां पर देखना चाहूंगा 15,600 के पास। कि यही जैसे मेरा जो भी मैंने थोड़ा अगर लग रहा मान है कि लीजिए शॉर्ट 5 शेयर टर्म में लिए हैं तो अगर उसमें, 15,600 मिल जी जाता है जी, आपको, कि यहाँ से करीब 20% का मार्जिन है, 20% अगर आपको बहुत जल्दी मिल जी जी, जाता है, आई आप थिंक बुक लेके कर एग्जिट लेना कर चाहिए। जाइए। अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी पूछेंगे तो मैं इसमें ये कहूंगा कि अगर जो भी किसी ने अगर 5 शेयर खरीदे हैं, हम्म। तो वो 2 शेयर या 3 शेयर अपना 15,000 के आसपास बेच सकता है, मतलब अच्छा। 50 to 60% अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके निकल सकता है। हम्म। और अगर एकदम शॉर्ट टर्म के लिए इंक्लाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे भी 15,200 के आसपास निकल जाएंगे, क्योंकि 15,200 का टारगेट जल्दी आएगा, हम्म। मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज ये भी है कि अभी देखिए जो इसकी मूविंग एवरेजेस हैं, में क्रॉसओवर नहीं हुआ है, मतलब हाँ। आप देखेंगे अगर थोड़ा देख पा रहे होंगे, हाँ। एक हाँ। 20 का है, एक 44 का ईएमए है, दोनों में हाँ। क्रॉसओवर भी नहीं हुआ है, तो अभी तो बुलिश मान सकते हैं इसको। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि 200 मूविंग एवरेज, तो अभी भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही बना हुआ है। हाँ। ठीक है, तो अभी इसमें है बुलिश मोमेंटम, अभी इतना नेगेटिव नहीं हुआ है। ये नेगेटिव तब होगा जब ये मतलब 10,000 के नीचे निकलना शुरू करेगा, उसके बाद हम इसको मानेंगे कि नहीं, अब इसमें भयानक मंदी आ गई है और थोड़ा टाइम लेगा ये। ओके। अच्छा, और कोई शेयर, कोई एक शेयर का नाम अगर आपसे पूछे लास्ट में, कि कोई एक शेयर आपको लगता है कि इस वीक नजर रखनी चाहिए, काफी लेने लायक बन रहा है कुछ सिचुएशन किसी में, कोई एक शेयर? अगर मुझसे कोई ये पूछे कि कौन सा एक शेयर है जिसमें देखना शुरू करेंगे या देखना चाहते हैं, तो मैं इस समय हेल्थ सर्विसेज में जो नारायण हृदयालय है, मैं उसको देखना
पसंद करूंगा, उस पर नजर ओके, होनी एनएच। चाहिए। मैं वो भी दिखा देता हूँ कि उसके पीछे बैकिंग क्या है। जी जी, एनएच। ये एनएच का चार्ट एक बार हम खोल लेते हैं। हम्म। ये देखिए आप, अगर एनएच का आप चार्ट देखेंगे तो एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन फेज के बाद, अगर मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जाऊं कि भाई हिस्ट्री में ये चार्ट क्या कह रहा है, तो हम्म। अगर आप देखेंगे कि ये जो है, यहाँ पर लास्ट टाइम जो इसने किया था, ये कंसोलिडेशन फेज के बाद जब निकला था, हम्म। तो एक अच्छी तेजी इसने दिखाई थी यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ये देखिए, पहली बात तो ये ऑल टाइम कितने डिस्काउंट पे है इस समय 20% डिस्काउंट पे है, जो हमारा हाँ। मिनिमम डिस्काउंट होता है, ओके। वहां पे खड़ा है। दूसरी बात ये है कि इसने ये देखिए, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स हम्म। में बहुत अच्छी कंसोलिडेशन करके, टाइम बिता के, और फिर ये निकला है, और अब ये रिटेस्ट करने आ रहा है हम्म। इस लेवल को, इस कंसोलिडेटेड जिसमें इसने आराम से टाइम बिताया, उसको रिटेस्ट कर रहा है। इसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। हाँ। जो ये स्टॉक है, नारायण हृदयालय है, इसके नंबर बहुत अच्छे आए। अगर मैं इसके नंबर आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे गए हैं और वैल्यूएशन कैसी है, तो ये वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, 40-45 के पी के आसपास है। और अगर हाँ, क्वार्टरली क्वार्टरली रिजल्ट रिजल्ट्स अगर देखेंगे देखा तो जाए तो सेल्स भी रिजल्ट्स इसके ग्रो कर बहुत ही अच्छे रही हैं। है कंटिन्यूअसली, एक्सपेंस भी ग्रो जी कर जी रहे हैं, जी एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जी लगातार ग्रो कर ही रहा है। और नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए जी। तो क्वार्टर, और इस अगर आप क्वार्टर तो कुछ पीबीटी ज्यादा ही देखेंगे, अच्छे नेट रिजल्ट आए हैं। प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत अच्छा। जी जी, हम्म। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और स्टॉक बस इस समय अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ मंदी की है, मतलब हम्म। मंदी की चपेट में है स्टॉक। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर आप यहाँ पर इसके चार्ट को देखेंगे तो ये मंदी की सपोर्ट, मतलब मंदी की चपेट में, इसमें ओवरऑल मार्केट गिर रहा है इसलिए, और थोड़ा से ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे जो लोग ट्रेडर्स हैं हम्म। और जो इन्वेस्टर्स हैं, हम्म। उनको यहाँ पर अभी ध्यान दे देना चाहिए। तो अगर इसको चार्ट में कुछ एक बार खरीदारी की बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पर खरीदते हैं, आइए वीकली एक बार टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि एंट्री कहाँ से बननी चाहिए। क्या लगता है आपको, मैं अभी से बात एंट्री करूँ बनाई जाए रिसेंट या हाई थोड़ा से सा तो और वेट लगभग किया जाए, इसको 10% थोड़ा गिरा हुआ नीचे है, आने और तक ऑल का? टाइम हाई से ऑलरेडी 20% का डिस्काउंट यहाँ पर दे रहा है। हाँ, ये क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसने जो कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है बहुत अच्छी कैंडल के साथ। आप नीचे वॉल्यूम देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे वॉल्यूम है, बहुत मैसिव वॉल्यूम है, आपको दिख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ क्यों मैं स्ट्रॉन्ग बाई के लिए इसको, इसकी तरफ जो है इंक्लाइंड हूँ। एक तो ये, अगर आप इसके वॉल्यूम देखें, जो ब्रेकआउट कैंडल है, आप उसके वॉल्यूम देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको सर हाँ वॉल्यूम? जी, हाँ जी सर, आ रहा है। हम्म। उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो है, ये रिटेस्ट करने आ रहा है, तो ये रिटेस्ट भी उसी लेवल पे आ गया है। दो चीजें हो गई। तीसरी हम्म। चीज ये है कि ये जो मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट ले रहा है। हम्म। आप देखें अगर, तो मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट ले रहा है, और जिस बॉक्स से निकला था उसको रिटेस्ट करने भी आ गया। तो मुझे लगता है कि इस प्राइस पे एंट्री हम्म। बनाई जा सकती है। ओके। हाँ, थोड़ा सा अगर नीचे जाता है तो एवरेज कर ले, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा। तो बाकी एवरेज फिर बनाई जा बनेगा सकती आई है। थिंक 1750 या 1720 के आसपास कह सकते हैं। हाँ, 1700, जी जी। इसी बॉक्स का सत्रह लो सौ बनेगा पचास आई थिंक, सत्रह वो सौ तो फिर तीस सेकंड टाइम। बीस के आसपास के होगा। जी हम्म। जी जी। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि नीचे एकदम लो बना देगा, क्योंकि अच्छा, ये रिजल्ट्स भी बॉक्स के इसके अंदर बहुत नहीं अच्छे जाएगा, आए आपको हैं, लग रहा है ट्वेंटी कि फाइव बॉक्स के परसेंट अंदर के एंट्री साथ करनी इसने। नहीं चाहिए, इसी बॉक्स से वापस यही से रिटर्न हो लेगा? जी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहीं से वापस इसको जाना चाहिए, अच्छा, मुझे वैसे ऐसा लगता है, मार्केट के क्योंकि रिजल्ट्स सेंटीमेंट्स का भी भी मैटर कर सपोर्ट है जाते हैं, इसके साथ। जैसे कल का अगर जो गिफ्ट ओवरऑल निफ्टी। मार्केट सेंटिमेंट्स खराब हो। हम्म। हाँ, वही वही। गिफ्ट निफ्टी अगर डाउन शो कर रहा है तो हो सकता है ये मार्केट बॉक्स में सेंटिमेंट्स एंट्री खराब कर हुए जाए। तब तो। तब फिर इसको हम वही देखते हैं, साढ़े जी सत्रह सौ जी। के आसपास एंट्री बनाने की देख लीजिए जाए, 1750 में एंट्री बनाई जाए इसमें। हाँ, तब फिर हम इसको वहीं देखेंगे। हाँ हाँ, तब हम फिर इसको वहीं इसमें अच्छा देखेंगे, टारगेट और क्या फिर वो रहेंगे बहुत आपके? अच्छा मौका होगा हमें पैसा हाँ, बल्क में। टारगेट क्या रहेंगे आपके इसमें? मेरा जो पहला टारगेट है सर, वो लगभग 2050 के आसपास का टारगेट है। 2050 2100 के करीब का टारगेट है ओके, लगभग। और जो दो दूसरा हजार टारगेट पचास से होगा इक्कीस लगभग सौ के 2300 बीच के आसपास का होगा। तो इसमें क्वांटिटी एग्जिट कर जाए, फिर वापस आएगा नीचे तो फिर जी। वापस से एंट्री बनाई जाए कुछ। ओके। हाँ हाँ, यस। जी। ठीक है सर, तो आप ये तो रहा निफ्टी के एनालिसिस, और गोल्ड सिल्वर पर क्या लग रहा है आपको, कितनी हाइप है, जो हाइप चल रहा है इस समय नहीं, इन्वेस्ट जो करना सिल्वर चाहिए या वाले है वेट ना, करना? यहाँ पे देखें तो ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है सिल्वर। और सिल्वर कहीं ना कहीं, आप ये वीकली चार्ट है देखिए, हाँ। तो वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे हाँ। ऐसी संभावना है कि डबल टॉप बना दे। ओके। तो मेरा सुझाव उन लोगों को यही रहेगा कि जिन लोगों के पास अच्छी खासी होल्डिंग हो, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, 50% तो एटलीस्ट प्रॉफिट बुक ही कर ले। ओके। बाकी फ्रेश एंट्री इस पे अगर ब्रेकआउट करता है तो भी कॉशियस रहूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान आपको वॉल्यूम की तरफ दिखाना चाहूंगा। लास्ट टाइम जब वो इसी लेवल पे पहुंचा था, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त थे। हम्म। इस टाइम जब पहुंच रहा है तो वॉल्यूम इतने कुछ खास नहीं है।
ओके। और वॉल्यूम जब इतने ज्यादा नहीं होते, खास नहीं होते, और वो ब्रेकआउट करता है तो 90% चांस है कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ओके। इसलिए मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दे रहा हूँ। तो जो भी हाइप बनी इस थोड़ा समय सा सिल्वर होल्ड ऑल करके टाइम आप हाई जा रिस्क रहा है करके तो ट्रेल कर रुक सकते जाना हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम में वो हमें दिख नहीं रहा है। हम्म। हमें 60% अपना प्रॉफिट बुक कर लें, 20% बुक कर लें, और उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करें, या सारे के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करें। एंट्री क्या लेकिन लगता है हमें यहाँ पे सिल्वर में, अगर रुकना एंट्री चाहिए थोड़ा बनानी है तो सा। एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए? पर सिल्वर में अगर एंट्री बनानी है तो इस समय तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, और ब्रेकआउट के बाद भी मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर एंट्री के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए कहीं 160 165 पे मिलता है, तो हम्म। वहां पर एक बार हम इसे सोच सकते हैं, इस लेवल के आसपास। ओके। 160 के आसपास हम दोबारा से सोच सकते हैं, अगर वापस जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाग ही जाएगा। हम्म। तो एक बार हम वो सोच सकते हैं वहां पे। और गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो देखिए, गोल्ड भी काफी ऊपर जा चुका है। और गोल्ड में तो देखिए, गोल्ड इतना वॉलेटाइल नहीं होता, लेकिन गोल्ड में भी सेम वही सिनेरियो बनना है, ऑल टाइम हाई वाला। हाँ। तो गोल्ड में भी अगर गोल्ड हमें 122 21 पे मिलता है तो फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। अच्छा। बाकी इस लेवल पर तो मैं गोल्ड में प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूँ, क्योंकि इसमें भी आपको नीचे वॉल्यूम नहीं दिख रहे होंगे। हाँ, तो बिल्कुल वॉल्यूम वैल्यूम एकदम नहीं है। ड्राई अप हो चुके हैं, आप अगर देखें ध्यान से तो वॉल्यूम एकदम ड्राई अप हो चुके हैं। जी जी, वॉल्यूम में बिल्कुल भी दम नहीं है, वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप हो चुके हैं, वैसे तो और सर ऐसे ये में ईटीएफ ब्रेकआउट के सस्टेन नहीं वैल्यूम्स कर है, पाता। बाकी तो गोल्ड और सिल्वर तो को तो अलग तरीके से मैनिपुलेट होते हैं, मतलब ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत सारी चीजें मैटर कर जाती हैं। ये तो खैर ईटीएफ्स के वैल्यूम्स है कि हाँ, ईटीएफ में लोग ग्लोबल नहीं आ रहे। सेंटिमेंट से मैनिपुलेट होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास सेफ्टी मार्जिन नहीं बचता सर, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ कि हम्म। हमारे पास सेफ्टी मार्जिन नहीं, ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, और यहाँ से कितना चला जाएगा। अगर आप देखें तो पीछे से वो 25% ऑलरेडी वो चल के आ चुका है। हम्म। आई थिंक आज का वीडियो एनालिसिस इतनी इनफ रहेगी, और लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा कि नेक्स्ट वीक कितना हाँ कॉशियस रहना है निफ्टी में। हाँ सर, फिर अब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीक हम लोग फिर इसको बढ़ाएंगे, और कोशिश करेंगे कि और लोगों को इनवाइट भी करें कि हमसे लाइव डिस्कशन में ही वो सवाल वगैरह पूछ सकें। आई बढ़ाएंगे, थिंक बहुत अच्छा आपने गेन्स शो और जो हम किया है लोग ने इसको। शेयर डिस्कस किए हैं कुछ ये लोगों को हेल्पफुल होगा, और ट्रेडिंग के लिए फिलहाल ऐसी कोई पोजीशन बन नहीं रही कि ट्रेडिंग की जाए निफ्टी में। तो अभी दूर रहना ही ज़्यादा अच्छा है, जब तक कुछ क्लियर इंडिकेशन जी नहीं जी मिल जी। जाता आई थिंक। सो थैंक यू वेरी मच सर। अगर आपको वीडियो ये सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आप लोग को वीडियो। और जो भी शेयर्स के एनालिसिस आपको चाहिए कमेंट में शेयर्स के नाम लिख दीजिएगा, जिससे कि उस पर हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कशन कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।